बांस का हलवा। शमिता को भगवान पर अटूट विश्वास था। वो ये मानती थी कि भगवान से जो भी सच्चे मन से मांगो और अच्छी नीयत रखो तो भगवान साथ देते हैं। ये शिक्षा उसे उसकी स्कूल टीचर ने दी थी। शमिता उनको बहुत मानती थी। शमिता, पूजा पाठ करने से मन बहुत शांत रहता है। मैं तो बिना पूजा किए घर से बाहर कदम रखती ही नहीं हूँ। हाँ मैडम, आपकी बात मानकर मैंने भी काफी पूजा पाठ चालू किया है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। एक बार शमिता का भाई बहुत बीमार हो जाता है। वो बहुत ही परेशान होती है। मैडम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कोई दवाई काम नहीं कर रही है। आप ही बताइए। वहां उस पहाड़ी पर एक मंदिर है। कहा जाता है वहां की भभूत चमत्कारी है। तुम वो लाकर इसे खिला दो, ये ठीक हो जाएगा। शमिता मंदिर की भभूत लाकर अपने भाई को खिला देती है और वो ठीक हो जाता है। शमिता के मन में लालच आ जाता है। अगर ये भभूत मैं लोगों को देने लगूं, वो ठीक हो जाएंगे और मुझे चमत्कारी मानने लगेंगे। ये बात गीता दीदी से भी छुपानी पड़ेगी। अरे, कई दिनों से जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है। शमिता, मैंने सुना तुम्हारे पास कोई आयुर्वेदिक औषधि है जो तुम बांस के पेड़ से बनाती हो। हाँ दादाजी, मैंने अपने भाई को भी उसी बांस की औषधि से ठीक किया है। अच्छा, लाओ वही, मुझे भी दे दो। हाँ दादाजी, ले लीजिए, 500 रुपए की है। हैं? क्या तुम मुझसे पैसे लोगी? अब दादाजी, मेरा भी तो समय जाता है औषधि बनाने में। दादाजी कुछ कहते नहीं हैं। उसे पैसे देकर औषधि के नाम पर भभूत ले जाते हैं। शमिता ऐसे ही सबको बेवकूफ बनाती रहती है। चमत्कारी भभूत से लोग ठीक होते भी थे तो शमिता के पास भीड़ लगी ही रहती थी। अरे भाई शमिता, कौन सी औषधि बनाने लगी हो तुम? लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि तुम्हारी दवाई से वो ठीक हो जाते हैं। दीदी बस वो, हमारी इस बारे में कभी बात नहीं हुई। मैंने आयुर्वेदिक की पढ़ाई की हुई है। मुझे पेड़ पौधों से दवाइयां बनानी आती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। गीता को भी पता नहीं होता कि शमिता किस तरह सबको बेवकूफ बना रही है। वो बस बांस के कचूमर में चीनी और भभूत मिलाकर लोगों को खिला रही है। एक दिन शमिता देखती है कि उसकी भभूत खत्म हो गई है और शाम को उसके पास काफी लोग आने वाले थे। वो पहाड़ी के मंदिर पर भभूत लेने जाती है पर वो देखती है कि वहां भभूत खत्म हो गई है। अरे, अब मेरा क्या होगा? ऐसे तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। वो वहीं से कुछ बांस के टुकड़े ले आती है और घर पर आकर वैसे का वैसा हलवा बना देती है। वो वही सबको औषधि के रूप में देने लगती है। अरे शमिता, मेरी वो बांस के हलवे वाली औषधि खत्म हो गई है। भाई, कमाल की दवाई बनाती हो तुम। मीठी मीठी सी हलवे जैसी लगती है और दर्द तो इतना कम हो गया है। मुझे वो बड़ा आराम हुआ। लाओ और दे दो। हाँ दादाजी, पर अब इसकी कीमत बढ़ गई है। अब ये 1000 की हो गई है। कोई बात नहीं भाई, अब जितने की भी है दे दो। शरीर में आराम तो आएगा। शमिता उनको वो बिना भभूत वाला बांस का हलवा थमा देती है। अरे शमिता दीदी, इस बार जो बांस का हलवा लेकर गया था मैं, उससे ज्यादा आराम नहीं आया। अच्छा, बनाई तो वैसी ही थी और किसी ने तो कोई शिकायत नहीं की। हाँ, पर मुझे आराम नहीं आया। ऐसा करना, इसके साथ खूब पानी पीना। अच्छा, आपने पानी पीने को भी बोला था क्या? मुझे ध्यान नहीं रहा होगा, मेरी ही गलती है। हे भगवान, इसे तो पागल बना दिया, पर अब मैं क्या करूं? ऐसे कब तक लोगों को बेवकूफ बनाऊंगी? भभूत तो मिल ही नहीं रही। धीरे धीरे तो सबको पता चल ही जाएगा। और होता भी यही है। धीरे धीरे उसके पास सबकी शिकायतें आने लगती हैं कि इस बार उन्हें दर्द से आराम नहीं मिला। एक गांव वाला जो 5000 की दवाई ले गया था, वो बहुत गुस्से में था। मेरे पैसे वापस कर दो शमिता। इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा इस बार। पिछली बार तुम पर भरोसा करके 5000 का बांस के हलवे वाली औषधि ले गया था, पर बिल्कुल आराम नहीं आया। अरे, बल्कि ऊपर से मेरे पेट में दर्द और रहने लगा है। पैसे तो वापस नहीं होंगे। अब तुमने दवाई ठीक से नहीं ली होगी, इसका मैं क्या करूं? और लोग भी तो ले गए हैं, किसी ने भी शिकायत नहीं की। शमिता सबको यही बोल रही थी कि सिर्फ वही शिकायत कर रहा है और किसी ने नहीं की। पर धीरे धीरे ये बात सबको ही पता चलती है और जैसे ही शमिता को ये बात पता चलती है कि उसका झूठ पकड़ा गया, कि उसके इस बार वाले बांस के हलवे से किसी को फायदा नहीं हुआ, वो अपना सामान लेकर रातों रात गायब हो जाती है। वो किसी दूसरे गांव चली जाती है। वो वहां किसी को जानती नहीं थी। उसके पास कुछ सामान भी नहीं था। वहां के लोग उसे कोई साधु समझने लगे। आप तो कोई संत लगती हैं। क्या आप कोई संत या वैद्य हैं? इतनी साधारण वेशभूषा में तो वही लोग रहते हैं।
हाँ, मैं वैद्य तो हूँ, बांस की औषधि बनाती हूँ जिससे लोग ठीक हो जाते हैं। शमिता सोचती है कि ये बांस के हलवे वाली कहानी जब तक यहाँ चलती है तब तक चला लेती हूँ, फिर यहाँ कमाकर निकल लूंगी। जिस दिन चोरी पकड़ी जाएगी उस दिन फिर भाग लूंगी। अरे बेटी, तुम अच्छी आई हो इस गांव में वैद्य के रूप में। यहाँ तो कई लोग बीमार हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी का लगा ही रहता है। बस काकी, मेरे हाथ का बांस का हलवा जिसमें मैं अपनी औषधि मिलाती हूँ, देखना कैसे आराम आएगा। वो अपनी दुकान चालू कर देती है, सबको बांस में चीनी मिलाकर देने लगती है। अच्छा, इसके साथ और क्या करना है? हाँ, आपको जोड़ों में दर्द है ना, 4 गिलास पानी पीना। और छोटी तुम्हें आंखों में दर्द है ना, तुम 2 गिलास पानी पीना इसके साथ। अगर ठीक से पानी नहीं पिया तो फिर मुझे मत बोलना कि बांस के हलवे की औषधि ने काम नहीं किया। उस गांव में भी उसकी दुकान काफी दिन चलती है। वो एक साथ 6 महीने की दवाई देती है और पानी पीने की सलाह देती। किसी को समझ नहीं आता कि औषधि काम कर रही है या नहीं। जो बोलता कि नहीं कर रही है वो उसको और पानी पीने की सलाह देती। पर धीरे धीरे उसके पाप सामने आने लगते हैं। वो बीमार रहने लगती है। उसके पास कोई नहीं होता उसका ध्यान रखने के लिए, ना ही उसके पास वो चमत्कारी भभूत होती है जिसके सहारे उसने लोगों को पागल बनाया था। अरे छोटी, बहुत दिनों से वो वैद्य नहीं दिख रही, मेरी दवाई खत्म हो रही है। हाँ काकी, सही कह रही हो, मुझे भी नहीं दिखी, वरना तो यहीं चबूतरे पर बैठी रहती थी। वो दोनों उसके घर जाते हैं और देखते हैं कि वो बिस्तर पर पड़ी होती है। अरे, आपको क्या हुआ? आप तो सबका ध्यान रखती हैं। आपने अपनी औषधि नहीं खाई, आप खा लेती तो आप ठीक हो जाती। छोटी वहां रखा बांस का हलवा उसे खिलाने लगती है, पर शमिता नानुकुर करने लगती है। उसे पता होता है इसमें कुछ नहीं है, वो तो इतने टाइम से लोगों को पागल बनाती आ रही है। अरे आप खा लीजिए, आपको बहुत तकलीफ है, आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? वो दोनों उसको बांस का हलवा खिला ही देते हैं और ऊपर से 3 गिलास पानी भी पिला देते हैं। अब तुम आराम करो, हम शाम को फिर आएंगे तुम्हें दवाई देने। ये सुनकर शमिता के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं कि वापस ये सब खाना पड़ेगा जिससे कुछ भी फायदा नहीं होता है। पर इस बार उसकी भागकर जाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो बीमार थी। शाम को काकी और छोटी फिर आते हैं और उसे भरकर बांस का हलवा खिलाने लगते हैं और ऊपर से 3 गिलास पानी और पिला देते हैं। अब तो पेट दर्द के मारे शमिता की हालत खराब होने लगती है, पर उसे समझ नहीं आता कि क्या करे, कैसे अपने झूठ से बचे। अगले दिन सुबह, तुम तो बिल्कुल ठीक नहीं हुई, लगता है हम बांस के हलवे की औषधि कम खिला रहे हैं, आज और खिलाते हैं। ये सुनकर शमिता उछलकर बैठ जाती है। अरे मुझे माफ कर दो, ये कोई औषधि नहीं है, मैं इसे और नहीं खा सकती। इतने समय से अपनी जीविका चलाने के लिए ये सब कर रही थी। इतना सुनते ही बाहर खड़ी गीता अंदर आती है। उसको देखते ही शमिता चौंक जाती है। तुम तो पूजा पाठ वाली थी शमिता, ये सब चोरी चकारी तुम्हारे मन में कैसे आ गई? देखो आज तुम कहाँ खड़ी हो। बस उस दिन अपने भाई को इतनी तकलीफ में देखा, ठीक से इलाज नहीं हुआ और औषधि का सहारा लेना पड़ा, बस वहीं से मन खराब हो गया। पर अब आज से ये सब बंद कर दूंगी, कर दिया समझो। काली बहू ने करवाया सौतन का गृह प्रवेश। शांति एक बहुत ही सभ्य परिवार की लड़की थी। बहुत धूमधाम से उसकी और वरुण की शादी हुई थी। शांति को संपन्न बहू कहा जा सकता था। बड़ों की इज्जत, सबको प्यार और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाना। अरे बहू, आज तो काफी अच्छा खाना बना है। जब से तुम आई हो घर में रौनक सी आ गई है। बस अब पोता पोती को भी देख लेते तो जीवन सफल हो जाता। हाँ बहू, आज तो मजा ही आ गया। जीती रहो बेटी, तुम जैसी बहू सबको मिले। शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब तो आप मेरा मन रखने के लिए कर रहे हैं, वरना वरुण तो कभी मेरी तरफ नहीं देखते। अरे बेटा, दिल छोटा नहीं करते, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इतनी देर में वरुण भी आ जाता है। सब उसको खाने पर बुलाते हैं पर वो कमरे में चला जाता है। शांति उसके लिए कमरे में पानी लेकर जाती है। वरुण उसको देखकर मुंह फेर लेता है। हाँ हाँ, बस रख दो, मैं पी लूंगा। आपका खाना? तुम सो जाओ, मैं माँ से ले लूंगा। मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप मेरे साथ ऐसा करते हैं? मेरी शक्ल तक नहीं देखते। हमारी शादी को पूरा 1 साल होने वाला है। देखने लायक है ही क्या तुम्हारी शक्ल में? कुछ भी पहन लो, बदसूरत ही लगती हो। आप आए तो थे देखने, मना कर देते। हमने कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी, सब कुछ सामने था, मना कर देते। मैंने तो मना ही किया था अपने माँ बाप से, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। यही कहते रहे
पहचानते हैं हम परिवार को। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना पहले था ना अब है। ये सब सुनकर शांति रोने लगती है। वरुण, ये क्या तरीका है इससे बात करने का? पत्नी है तुम्हारी, हम गए थे इसका हाथ मांगने, ये नहीं आई थी। हाँ तो आपको पसंद आई थी ना ये? मैंने तो तब भी मना किया था, आपने ही इतनी काली लड़की से मेरी शादी करवा दी। इतना कहकर वो घर से बाहर चला जाता है। सरिता उसे रोकने लगती है पर शांति मना कर देती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हमें नहीं पता था ये ऐसा व्यवहार करेगा। आपकी क्या गलती है इसमें माँ जी? आप भी क्या करेंगी? कोई बात नहीं, रहने दीजिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब। सबने ही उम्मीद बांध रखी थी कि वरुण में समय के साथ सुधार आएगा जरूर। बस उस घर में रोज यही चलता था। वरुण किसी न किसी बहाने घर से बाहर ही रहता था और शांति अपनी जिम्मेदारी चुपचाप निभाते हुए घर और सास ससुर को देखती थी। एक दिन, माँ, मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। कुछ दिन बाद जब वरुण लौटता है तो उसके साथ एक और लड़की होती है। ये वही होती है नीना, जिससे वरुण शादी करना चाहता था। ये क्या कर लिया वरुण? तुमने एक बार भी हमारे बारे में सोचा नहीं? क्या आपने सोचा था मेरे बारे में? मैंने कहा था ना मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी। हाँ, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रहने दो सरिता, इसको जो करना था इसने कर लिया। इसे लेकर यहाँ से चला जा। इसे यहाँ तो रखेंगे नहीं और ना ही तू रह सकता है यहाँ। चला जा यहाँ से। इतने में नीना बीच में बोलती है, ये क्या हो रहा है वरुण? तुम ये सब दिखाने लाए थे मुझे? ये घर मेरा है, अब जिसको मेरे साथ नहीं रहना वो जा सकता है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे कोई हमें निकाल सकता है? ये घर मेरा भी है, तुम चलो अंदर। बिना गृह प्रवेश के मैं अंदर नहीं जाऊंगी। अब यहाँ गृह प्रवेश कौन करवाएगा तुम्हारा? तुम्हें भी नाटक सारे आते हैं। थोड़ी देर के लिए घर में चुप्पी छा जाती है। वो दोनों आधे घंटे तक दरवाजे पर ही खड़े रहते हैं। फिर थोड़ी देर में ही शांति अपने आंसू पोंछते हुए आती है और उनकी आरती करने लगती है। बहू, ये क्या कर रही हो? जाने दो इन्हें, ये जहां जा रहे हैं। क्यों इन्हें अंदर आने का न्योता दे रही हो? पर शांति कुछ नहीं बोलती और अंदर चली जाती है। चलो चलो, यह तो हमारे घर में रोज की नौटंकी है। यहाँ यही ड्रामे चलते हैं, किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है। वो दोनों वरुण के कमरे में चले जाते हैं। चलो फटाफट तैयार हो जाओ, फिर कुछ खाने के लिए बनाओ। क्या क्या बनाओ? मैं ये सब करने नहीं आई यहाँ। बाहर से ऑर्डर कर लो जो भी खाना है और मेरे लिए भी मंगवा लेना। ये तुम्हारे घर का रूखा सूखा खाना मैं नहीं खाऊंगी। बाहर सब उन दोनों का खाने पर इंतजार कर रहे होते हैं पर वो दोनों उनके साथ बैठते ही नहीं है। अपना ऑर्डर का खाना लेकर कमरे में चले जाते हैं। ये देखकर वो तीनों भी टेबल पर से उठ जाते हैं और कोई खाना नहीं खाता। पर वरुण और नीना को न कुछ पता होता है न उन पर कुछ असर पड़ता है। धीरे धीरे नीना पूरे घर पर कब्जा सा जमा लेती है। मुझे चाय बनानी है। चाय पत्ती क्या तुमने कहीं रख दी है? रख दी है का क्या मतलब है? हाँ, क्या मैं चोर हूं? नीना, मैंने चोर शब्द तो इस्तेमाल भी नहीं किया। पर शांति पूरी बात करती इससे पहले नीना वरुण को बुला लेती है। देखो वरुण, ये मुझे चोर बोल रही है। नहीं वरुण, मैंने इन्हें चोर नहीं बोला, ये गलत समझ रही हैं। ये कुछ नहीं समझ रही। ये इतनी सुंदर है, ये झूठ बोल ही नहीं सकती। तुम्हारी तो शक्ल पर ही लिखा है कि तुम झूठ बोल रही हो। तुमने बोला ही होगा इसे चोर। उस दिन से नीना रसोई में आना बिल्कुल बंद कर देती है। नीना खुद से, चलो इस बहाने जो थोड़ा बहुत चाय का काम होता था वो भी बंद हो गया, मुझे ही आराम हुआ। वरुण बिल्कुल नीना के चंगुल में आ चुका था। वो किसी की नहीं सुनता था। धीरे धीरे नीना उसे प्रॉपर्टी पाने के लिए उकसाने लगी थी। माँ, जरा बैंक लॉकर की चाबी देना, मुझे कुछ काम है। बैंक में तुम्हें क्या काम है? वहां तो मेरा और शांति का सामान रखा है। हाँ माँ जी, वही तो देखना है, आपने सब अपनी इस बहू को दे दिया या मेरे लिए भी कुछ छोड़ा है? ये क्या तरीका है बात करने का? तुम कौन होती हो ये सब बोलने वाली? वरुण, तू नहीं कुछ बोलेगा इसे? सही तो बोल रही है माँ, ये इसका भी हक है अब इस घर में। वाह बेटा वाह, अब हक की बात करेगा तू? यही रह गया था। हाँ तो सही तो कह रहे हैं, आप बीच में मत बोलिए। नीना जब वरुण के पापा से ऐसे बात करती है तो वो उस पर चिल्ला पड़ता है। वरुण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? तुम आए थे मेरे पास, मैं नहीं आई थी। वाह नीना, मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप से लड़ा, आज तुम मुझे ही नीचा दिखा रही हो। हाँ? वो सर पकड़कर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। यह तो होना ही था एक दिन। जिस दिन से तुम इसे लाए हो घर बर्बाद हो रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा? किचन के सामान पर ये ताला लगा कर रखती है। मेरे पीछे जासूस छोड़ रखे हैं। तुम्हारे पापा के शाम के फल इसने बंद करवा दिए। और भी जाने क्या क्या करती फिरती है, तुम्हें क्या बताएं। वो तो सीधी साधी सी बीवी है तुम्हारी, पूरा घर संभाल रखा है उसने।
कदर कर लो उसकी। वरुण, ये सब तुम्हें फंसा रहे हैं, मेरे खिलाफ कर रहे हैं। तुम इनसे प्रॉपर्टी की बात कर लो। वाह बेटा वाह, जिस दिन से यह तुम्हारी सौतन आई है ना, घर खराब हो गया है और तुम्हारी आंखों और दिमाग पर तो पट्टी बंध गई है। वरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो गुस्से में नीना को बहुत तेज थप्पड़ मार देता है। नीना पलटकर उसे और तेज थप्पड़ मार देती है और धक्का दे देती है। ये सब देखते ही उसके घर वाले उसे बचाने आते हैं। वरुण को तब समझ आता है कि एक सौतन को घर में लाकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो उसी समय उसे वहां से निकाल देता है और सबसे माफी मांगता है।